हेलो दोस्तों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर के कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं अर्थशास्त्र के मौलिक विषय पर, जो कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम क्या समझते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक और कमेंट जो है वो अंत में कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि मेरी क्लास में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ है। ठीक है, तो समय ना गंवाते हुए मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ अब तक आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो देखिए, पर कैपिटल इनकम, पहले हम चलते हैं नेशनल इनकम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। देखिए, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय देखिए, किसी देश के एक निश्चित वित्तीय वर्ष बोले तो आपका मार्च महीना वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। और जब भी बजट सेशन जो होता है वो आपका 1 अप्रैल को पेश किया जाता है आपका सदन में। ठीक है, तो किसी देश का एक निश्चित वित्तीय वर्ष में जिस सामग्री या सेवा का उत्पादन किया जाता है उसे ही देश का राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम कहा जाता है। मतलब सरकार क्या करती है, एक वित्तीय वर्ष होता है जो कि मार्च महीना होता है। ठीक है, उस वर्ष में सरकार क्या करती है, आपका कितना उत्पादन हुआ है उसका आंकड़ा एक रखती है। उसके हिसाब से वो देखती है कि हमारा इस देश का इस साल में कितना इनकम हुआ है, माने हमारा राष्ट्र कितना आगे बढ़ा है या कितना इनकम किया है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2021 और 22 में भारत का राष्ट्रीय जो आय था वो आपका 234.41 लाख करोड़ था। ठीक है, जो कि 2021 और 22 का आंकड़ा है। 2022 और 23 में भारत का राष्ट्रीय आय जो है 272.41 लाख करोड़ है। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय आय है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटल इनकम। तो देखिए, पर कैपिटल इनकम क्या होता है, एक राष्ट्र के सकल को राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति में विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति को जो प्राप्त होगा उसे हम अर्थशास्त्र के भाषा में पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब क्या समझे आप, एक राष्ट्र के जो पूरी इनकम होता है उस पूरी इनकम को पूरी जनसंख्या में के साथ डिवाइड कर दिया जाए और जो प्रत्येक व्यक्ति को जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पर कैपिटल इनकम के नाम से जानते हैं, या पर कैपिटल इनकम कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, मैं एक कुछ और नोट भी ला दिया हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। कुछ नोट क्या है, इसको आप लोग एग्जाम के नजरिए से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नोट में देखिए मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर दुनिया का सबसे धनी देश जो कहा जाए वो कौन सा देश होगा, आपका दिमाग में आता होगा अमेरिका, चीन, इस तरह का देश आते होंगे। लेकिन नहीं, दुनिया का अगर पर कैपिटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे धनिक देश जो है वो कौन है, कतर है। ठीक है, जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितना है, देखिए $1,24,930 है। ठीक है, $1,24,930 है। वही भारत का पर कैपिटल इनकम अगर देखा जाए वर्ष 2020 और 21 में कितना है, देखिए $2,150 था। ठीक है, और 2022 और 23 में $2,450 है। वहीं वर्ष 2029 और 30 में $4,000 हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 2020 से लेकर 21 में 2020 से लेकर 21 तक हमारा जो पर कैपिटल इनकम था कितना था, 2,150, माने 50 इतना डॉलर था। ठीक है, पर कैपिटल इनकम। वहीं आपका 2022 और 2023 में 22-23 में आपका जो पर कैपिटल इनकम था हमारा $2,450 था। ठीक है, वहीं वर्ष 2029 और 30 में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका $4,000 हो जाएगा। ठीक है, $4,000 हो जाएगा। हालांकि भारत क्या कर रहा है, विकसित देशों के लिस्ट में शामिल होना चाहता है, लेकिन जो कि 47 ईयर
एक सरकार निर्धारित की है, सॉरी 2047 तक सरकार निर्धारित की है कि 2047 तक हमारा भारत जो है विकसित देशों में शामिल हो जाएगा। डेवलप कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री मतलब कहने का मतलब डेवलप कर रहे हैं हम लोग, और डेवलप कंट्री कहने का मतलब हम लोग डेवलप हो चुके हैं। जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका, रूस जो है, ये सब क्या है, डेवलप कंट्री है। डेट मीन्स उन्नतशील है ना, उन्नत देश है। हम लोग क्या हो रहा है, उन्नत हो रहे हैं, हम लोग उन्नत हो रहे हैं। जैसे कि भारत क्या डेवलपिंग कंट्री है, डेट मीन्स उन्नत हो रहा है। ठीक है, तो 2020 और 2029 और 30 में कितना इसका डॉलर हो जाएगा, ये 4000 ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यानी अगर रुपया में अगर देखे जाएंगे तो कितना होगा, 98,118 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंकड़ा देखिए। अच्छा, पर कैपिटल अगर इनकम निकालने का आप देखना चाहते हैं तो देखिए पर कैपिटल इनकम कैसे निकलता है। मान लीजिए आपका क्या होता है, मान लीजिए आपका देश का इनकम है, देश का इनकम मान लीजिए आपका 5000 है। ठीक है, देश का इनकम 5000 है, और आपका देश की क्या इनकम है, ये क्या है आपका इनकम, ये इनकम है। ठीक है, अब पॉपुलेशन आपका कितना है, मान लीजिए आपका पॉपुलेशन 1000 है। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, कैसे काटेंगे देखिए। अच्छा, 5000 थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और थोड़ा ज्यादा बढ़ाता हूँ। ठीक है, 55,000 है। मान लीजिए आपका देश का इनकम कितना हो गया, 55,000 है, और आपका देश का जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है आपका कितना है, 1000 है। ठीक है, अब इसको काटिए आप, 1 से 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना बच गया, 55। ये 55 क्या हो गया, आपका पर कैपिटल इनकम कहलाएगा। माने आपका प्रत्येक व्यक्ति को 55 रुपया करके मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं छोटा आंकड़ा दिया हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्या है यहाँ देखिए, सूक्ष्म और स्थूल अर्थशास्त्र में अंतर। तो इसको सूक्ष्म को क्या बोलते हैं हम लोग, सूक्ष्म इकोनॉमिक्स को क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं, और स्थूल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थूल को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक जो है, माइक्रो इकोनॉमिक ग्रीक शब्द है जो कि कहाँ से आया है, मैक्रोस से आया है। कहाँ से आया है, मैक्रोस से आया है। ठीक है, और मैक्रो जो है ये भी ग्रीक शब्द है, इसका ये कहाँ से आया है, मैक्रोस से आया है, मैक्रोस से आया है। जनरली इसका अर्थ क्या होता है, लघु, लघु बोल सकते हैं, लघु मतलब छोटा। ठीक है, और इसका मैक्रोस का मीनिंग होता है बड़ा। तो देखिए किस सेक्टर में कौन मैक्रो इकोनॉमिक उपयोग होता है और कहाँ माइक्रो इकोनॉमिक उपयोग होता है। तो देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक जो है, जनरली माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक है, अर्थशास्त्र में सब सर्वप्रथम आपका 1933 ईस्वी में रेगनर फ्रिस ने इसका उपयोग किया था। क्या नाम था उनका, रेगनर फ्रिस ने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था। ठीक है, क्या अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो वर्ड का अगर सर्वप्रथम अगर किसी ने उपयोग किया था तो 1933 ईस्वी में रेगनर फ्रिस ने किया था। लेकिन इसका विकसित किया अर्थशास्त्र में, अगर इसको विकसित किया जाए तो उसको किसने किया था, एडम स्मिथ ने इन दो शब्दों को क्या किया था, विकसित किया था। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक या अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं, आपका लघु इकोनॉमिक्स कौन से होते हैं और सूक्ष्म और स्थूल इकोनॉमिक क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, तो सूक्ष्म इकोनॉमिक उसको बोलेंगे जिस कंपनियों को आपका
स्थापित करने के लिए आपको अधिक धन व्यय नहीं करना पड़ता है, या अधिक जमीन नहीं लगता है, अधिक लेबर नहीं लगता है। ऐसे हम कंपनियों को हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म इकोनॉमी के अंतर्गत में हम लोग रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कॉटेज इंडस्ट्री होता है, जैसे कुटीर उद्योग होता है, तो कुटीर उद्योग में जैसे कि मान लीजिए आप कैंडल बनाने का उद्योग होता है, या मान लीजिए कोई डेकोरेशन संबंधित छोटे छोटे चीज बनाने के, जैसे मान लो फूल पत्ती बनाने का कोई कंपनी होता है, या पतल बनाने वाले कंपनी, जैसे आप शादी ब्याह में देखते हैं जो पतल आप उपयोग करते हैं। तो ये सब जो कंपनियां होती है, छोटे छोटे जो कंपनी आते हैं, इसको कॉटेज इंडस्ट्री बोल सकते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, इसमें आपको ज्यादा धन व्यय नहीं करना पड़ता है, और ना ही ज्यादा आपको जमीन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए ज्यादा लेबर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें क्या हो सकता है, आप घर के सदस्य भी कभी कभी मिलकर ऐसे कंपनियों को चला लेते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कंपनी बोलते हैं, या कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत में इसको माना जाता है। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, ये बड़ा स्तर पर होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको धन भी काफी ज्यादा लगता है, और जमीन भी ज्यादा लगेगा, और लेबर मैन पावर जो होता है वो भी आपको ज्यादा लगता है। तो इसमें आपका बड़े बड़े उद्योगों सेक्टर के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कुल आय, देश के कुल आय, कुल खर्च, कुल व्यय, कुल इनकम, कुल बेरोजगार, कुल राष्ट्रीय आय, ठीक है, या कुल बैंकिंग सेक्टर। तो ये सब जो सेक्टर जो होते हैं, ये सब हम क्या करते हैं, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में हम लोग क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं, मैक्रो में, ठीक है। तो आशा करूंगा इस तरह से आपको ये सेक्टर जो है, आपका जो अर्थशास्त्र के मौलिक विषय है, इसके ऊपर में मैं ये 3 टॉपिक्स लेकर आया था, तो आपको तीनों समझ में आया होगा। और पुनः मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब मैं क्लास समाप्त कर चुका हूं, और अब आप मेरे जो कमेंट है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ साथ में आप बेल आइकन को, और साथ में अभी तक आप जो शेयर नहीं किए होंगे आप शेयर भी कर दीजिएगा, साथ में लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा। और आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और गुड नाइट आप सभी को, नमस्कार। और आज का क्लास मेरी यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।